डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो लेंथेनाइड्स थे हमारे उसको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक याद की थी। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप एक बार लेंथेनाइड उठाओ, अपना जो फर्स्ट पेज है कॉपी का, उसके ऊपर एक बार इन सभी एलिमेंट्स के सिंबल लिख लो और यूनिट को पढ़ने से पहले जो है एक बार उनके आप नाम को रिवाइज कर लो, सिंबल को रिवाइज कर लो। उससे क्या होगा, जितनी बार आप लेंथेनाइड को उठाओगे सारे एलिमेंट्स के नाम आपके सामने आ जाएंगे और चुटकियों में जो है ऑन द टिप से आपको इनका एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाएगी। जैसे कि ये दो एलिमेंट्स को मैंने लिखा हुआ है, गैडोलिनियम और ट्रबियम, ये दोनों जो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं, होता क्या है, यहाँ पर क्या होता है हमारा 4f7 5d0 6s2 होता है यूरोपियम के अंदर। नेक्स्ट जो गैडोलिनियम, सोचा तो क्या जाता था 4f8 आएगा, लेकिन हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन डी के अंदर चला गया, फिर आगे अब डी में एक हो गया, इसके बाद 4f8 हो जाना चाहिए था, लेकिन ये 9 हुआ। तो ये कुछ है, यहाँ पे लास्ट में आकर के हमारा 4f14 हो जाता है, 5d0 और 6s2 हो जाता है, और अल्टीमेटली जो है जो ल्यूटेटियम है उसके अंदर 4f14 5d1 और 6s2 हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार से जो है डिफरेंट ट्रेंड है जो एक्सपेक्ट किया जाता था। तो आज हम जैसा कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, और अगर आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आती है तो जो पहला जो जनरल कैरेक्टर है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पहले ही लेक्चर के अंदर मैं सिखा भी चुका हूं और समझा भी चुका हूं। लेंथेनाइड्स के लिए हमारे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी n-2f1 to 14 n-1d0 to 1 और ns2, जहां पर n की वैल्यू हमने क्या पुट की थी भाई, 6 पुट की थी। तो 6 में से -2 करें तो 4f हो गया, तो फिलिंग जो है 4f के अंदर होती है। जब हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करते हैं तो वहां पर हम एक ट्रेंड देखते हैं कि शुरुआत में जब लेंथेनम हमारा जो एलिमेंट है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिनोन 54 5d1 6s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेंथेनम एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो सोचा क्या गया था, एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, कि जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो 5d के अंदर आएगा, लेकिन नेक्स्ट एलिमेंट आता किसके अंदर है, f के अंदर आता है। रीजन क्या है इसका, क्योंकि जो 5d और 4f है उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है। कैसे भाई, 5d और 4f, 5 जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, d के लिए एनर्जी l की हमारी वैल्यू 2 होती है 7, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होगा, f के लिए हमारी वैल्यू 3 होती है, तो कितना भाई 7, दोनों के लिए एनर्जी इक्वल है। तो समहाउ हम एक बात कंसीडर करते थे, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है कि जो लोअर क्वांटम नंबर है उसकी एनर्जी को लोअर मान लिया जाता है, हालांकि दोनों इक्वल हैं लेकिन इसको लोअर मान लिया जाता है। तो पहला इलेक्ट्रॉन तो 5d के अंदर आ जाता है, लेकिन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली सीरियम के अंदर आ जाता है, और वो क्या शो कर देता है, जिनोन 54 5d0 हो जाता है, और इससे अंदर की तरफ क्या आ जाता है 4f2 6s2, मतलब d का एक इलेक्ट्रॉन भी f में आ गया और एक इलेक्ट्रॉन वैसे बढ़ गया था तो 4f2 हो गया, फिर 3 4 5 6 ये अल्टीमेटली 7 आ गया, फिर ये 7 9 10 11 12 13 14 14, इस प्रकार से जो आप लिख सकते हो क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए लेंथेनाइड्स। सेकंड पॉइंट आ जाता है भाई पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड्स। ये जो पॉइंट है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ों को नहीं पता होता कि बेसिकली हम क्या पोजीशन जो है देते हैं लेंथेनाइड्स को। अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में, जहां पर मैंने आपको पिछला जो हमारा लेक्चर था, पिछली जो क्लास थी हमारी, उसके अंदर मैंने आपको पूरी पीरियोडिक टेबल बताई थी, उसका छोटा सा वर्जन मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ ताकि मैं आपको एक बार दोबारा से रिकॉल करके समझा चुकूँ कि इसकी जो पोजीशन है वो क्या है। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। सीजियम के बाद भाई यहाँ पे था हमारा बेटा, मांगे, कार, सेंट्रो, बाप, रोया, और बेरियम के बाद क्या था भाई, यहाँ पे लेंथेनम था। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप में हमारा लेंथेनम था 57, इसके बाद 58 से लेकर कहाँ पे आ गए थे हमें 71 तक, तो फोर्थ ग्रुप में आना चाहिए था 58, लेकिन यहाँ पे चला गया। तो ये जो पीरियड है ये कौन सा पीरियड है, 6th पीरियड है, यानी कि जो लेंथेनाइड्स की पोजीशन है पीरियोडिक टेबल के अंदर
वो कौन से पीरियड के अंदर है? 6th पीरियड के अंदर है। लैंथेनाइड्स की पोजीशन अगर आपसे पूछ ली जाती है तो कौन से पीरियड के अंदर लाई करेगा? वो 6th पीरियड के अंदर। एक्टिनाइड्स की पूछ ली जाए तो भाई एक्टिनाइड्स यहाँ पे है तो कौन सा पीरियड आ जाता है हमारा? 7th पीरियड। अब आप सोच के बताएं मेरे को कि ग्रुप की क्या पोजीशन रहेगी इसके लिए। ये जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए भाई, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप थोड़ा बहुत साथ में सीख रहे हो। थर्ड जो पॉइंट लेते हैं हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज माने क्या है भाई? वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम जनरली किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट किए बगैर किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी उस एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है कहलाती हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं भाई, एक बार जो है हर बार आप जो जितने भी एलिमेंट हैं उनके सिंबल को एक बार जरूर याद कर लें। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या पढ़ेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर बात की जाए आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन की तो क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। कि सबसे बाह्य कक्ष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हम उसको देते हैं वो आयनाइजेशन, जैसे कि पता चला आयनाइजेशन, आयन की फॉर्म में लाना। एंथैल्पी बोल लो या एनर्जी बोल लो। जैसे भाई ये कोई हमारा और एटम है, इसके आउटर शेल में मान लिया यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको आप एग्जांपल दे लो भाई 2 8 और 1 है, ये सोडियम सिंपल है। सोडियम से क्या बनाना हमें? एक Na पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो जब हम इसको एनर्जी देंगे यहाँ पे एनर्जी गिरते ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के भाग लेगा भाई, और ये क्या शो करेगा? Na पॉजिटिव। तो इस आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमने दी है वो क्या है? इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है या आयनाइजेशन एनर्जी है। अगर ट्रेंड की बात की जाए भी, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी हम देखते हैं लैंथेनाइड्स के अंदर, यहाँ पर जो एनर्जी है वो किलो जूल पर मोल की टर्म में लिख रहा हूँ मैं, 500, 1000, 1500, 2000 और 2500। इस तरह भाई वही लैंथेनम से लेकर लास्ट तक चले जाएंगे हम ल्यूटेटियम तक, ठीक है, 57 से लेकर 71 तक। तो देखा गया भाई जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसका जो ट्रेंड होता है, लगभग जो एनर्जी की औसत आती है वो कितनी आती है भाई? 561 किलो जूल पर मोल। और जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है 61 लिख लो या इसको 60 भी लिख सकते हैं भाई। जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी जो वैल्यू आती है भाई वो समथिंग 1150 किलो जूल पर मोल के आसपास आती है। मतलब फर्स्ट IE1 का मतलब क्या भाई? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम इसको देंगे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 का मतलब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम उसको देंगे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब बात आती है सर पहली कम है और दूसरी ज्यादा क्यों है? क्योंकि भाई जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, प्रोटॉन तो अब भी उतने ही रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घट जाता है, नेगेटिव चार्ज घट जाता है, तो प्रोटॉन टाइटली उसको खींच लेता है, तो बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है जिसके लिए हमें उसके लिए ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए अगर हम एक ग्राफ बनाना चाहें तो एक ऐसा जो ग्राफ है आपको ऐसे मिलता है, लास्ट में थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के हैं। अब सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की औसत कितनी दी हमारी? 1150 के लगभग है, यानी कि जो औसत आएगी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आएगी उसके लिए एनर्जी का ऑर्डर रहेगा हमारा 1150 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे 1000 और ये हमारा 1500 है, तो औसत जो है लगभग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें खास बात है मिडवे में जाके, मतलब लगभग जब एटॉमिक नंबर कितना होगा हमारा 63, जब ये क्या होगा फील्ड होगा तो इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा अभी जो फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। उसके बाद फिर से थोड़ा सा ट्रेंड डिक्रीज होता है और लास्ट में जब ये फुल्ली फील्ड हो जाता है फिर जो एनर्जी है बढ़ जाती है। इसके लिए रीजन क्या है अभी? क्योंकि जो यहाँ पर जो एलिमेंट है जो हमारा 63 है भाई यूरोपियम, और यहाँ पे लास्ट में है हमारा यट्रबियम, यहाँ पर एक्सेप्शनल या फिर बोल सकते हैं हम हाई एनर्जी का रीजन क्या है भाई? क्योंकि ये हाफ फील्ड और ये फुल्ली फील्ड है। अगर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की जाए, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी भाई हमारी इससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी आ जाती है साइज के अंदर, ऐसे जो है कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, इसलिए हम इसको IE3 को स्टडी नहीं करते हैं। मेनली 2 ही एनर्जी को स्टडी करते हैं,
एक फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और दूसरे ले लेते हैं हमें सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है? इसके बाद भाई ये थी हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या आता है हमारा? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये फोर्थ होगी, थर्ड का ये तो पार्ट थर्ड, इसको हम फोर्थ मान लें। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का भी जो ट्रेंड है वो रेगुलर ट्रेंड नहीं है। डू नॉट शो रेगुलर ट्रेंड, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भाई हमें दो एक्सेप्शंस हैं जो याद रखने चाहिए और जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं कि यूरोपियम और यट्रबियम, ये जो है हमारे क्या शो करते हैं भाई? एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। क्या शो करते हैं भाई? एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे? अभी तो आपने बताया था आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में तो फील्ड था, ये फुल्ली फील्ड था। फील्ड है, फुल्ली फील्ड है, फिर तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा होना चाहिए था। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे कम कैसे हो गया? तो उसका रीजन क्या है भाई कि जब ये आयनिक फॉर्म में आता है तो ये दो ही इलेक्ट्रॉन यूज करता है और ये भी दो ही इलेक्ट्रॉन यूज करता है। मतलब ये अपने ये दो इलेक्ट्रॉन यूज कर देता है और ये अपने ये दो इलेक्ट्रॉन यूज कर देता है। यानी मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो पाते हैं? दो इलेक्ट्रॉन। यानी मेटालिक बॉन्ड ये दो ही बनाता है, जबकि बाकी एलिमेंट की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या रहती है? +3। वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है मेटालिक बॉन्डिंग के अंदर अपने डोनेट कर पाते हैं या शेयर कर पाते हैं। इस वजह से उनके बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं किसके कंपैरिजन में? यूरोपियम और यट्रबियम के कंपैरिजन में। क्लियर है? तो आई थिंक इस हिसाब से आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। याद रखना आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शनल बिहेवियर। इसमें इसके बाद भाई फिफ्थ प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बाद में डेंसिटी। क्या जाती है भाई? डेंसिटी। डेंसिटी का भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है कि हम ये बोल दें कि विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डेंसिटी बढ़ेगी या विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डेंसिटी घटेगी। इसकी जो डेंसिटी होती है वो लगभग 6.74 से या 6.7 से लगभग 9.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अगेन इसके वही एक्सेप्शन है भाई यूरोपियम एंड यट्रबियम, इनकी डेंसिटी क्या होती है? लो होती है, ठीक है। उसके बाद है सिक्स्थ हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को भाई अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है भाई कि कोई सॉलिड हमारे पास प्रेजेंट है, उसको आप मेल्ट करते हो तो किस फॉर्म में आता हो? लिक्विड फॉर्म में आता है। तो इसको सॉलिड से लिक्विड में लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट इसको दी गई है उसको बोलते हैं हम डेल्टा एच फ्यूजन। और किसी लिक्विड को अगर हम गैसियस फेज में लेके जा रहे हैं तो उसके लिए जो एनर्जी उसको देनी पड़ती है वो होती है हमारी डेल्टा एच वेपराइजेशन। तो दो तरह की एनर्जी होगी, डेल्टा एच फ्यूजन और डेल्टा एच वेपराइजेशन। तो डेल्टा एच फ्यूजन और वेपराइजेशन इन दोनों के लिए भी कोई डेफिनेट ट्रेंड नहीं होता है कि हम बता सकें विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जो हीट ऑफ फ्यूजन है, हीट ऑफ वेपराइजेशन वो बढ़ेगी या घटेगी। क्लियर है? उसके बाद सेवंथ आ जाता है अभी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। अब अगर आपने भाई मेरी फर्स्ट ईयर की वीडियो देखी है और उसके अंदर अगर आपने इसी सेशन में मैंने करवाया था स्लेटर्स रूल। क्या करवाया था भाई? स्लेटर्स रूल, जिसके द्वारा हम जेड इफेक्टिव निकालते थे। और फिर मैंने करवाया था आपको पोलिंग स्केल। तो अगर आपने पोलिंग स्केल पढ़ा होगा टॉपिक है तो वहां पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना सीखते थे पोलिंग स्केल के अंदर। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है लेंथेनाइड्स की वो होती है हमारे लगभग 1.0 to 1.15, जो बिल्कुल क्लोज होती है भी किसके? अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। किसके क्लोज होती है भाई? अल्कली। अल्कली यानी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, अल्कलाइन यानी सेकंड ग्रुप एलिमेंट, तो इनके क्लोज होती है। अब हमें पता अल्कली और अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स जो है भाई वो क्या बनाते हैं? हमारे आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू के कारण ये भी जो एलिमेंट्स वो लगभग क्या बनाते हैं भाई? आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। क्लियर है? और लास्ट है भाई हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। क्या था भाई? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अब क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव
टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्या होता है भाई? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बोला जाता है। तो बेसिकली ये जो अपने आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करते हैं, इस वजह से इनका नेचर कैसा हो जाता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है। क्लियर है? तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम केवल इतने कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो दूसरे बच्चों तक शेयर करें। जैसा कि आपको पता है वीडियो अपलोड का जो टाइम है सुबह के 6 बजे फर्स्ट ईयर का है, दोपहर को जो है 4:30 के आसपास सेकेंड ईयर का है, और रात को 8:30 से 9 के बीच थर्ड ईयर का है। तो और स्टूडेंट्स को भी अपने साथ जोड़िए। आई होप कि आपको जो हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और एक जज्बे के साथ, एक जुनून के साथ हमसे जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए। हम यही आशा करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको जो कुछ बेनिफिट होगा। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।